नमो नमः छात्र। कल की तासिका में हमने शेमुशी लेसन नंबर 5 अभ्यास प्रश्न देखे। आज न्यू पाठ में शुरू करना है। पाठ की शुरुआत के पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ बातें बताना चाहती हूँ। संस्कृत पद्य प्रकाराः। संस्कृत पद्य के प्रकार कितने हैं वो नीचे मैंने आपको दिए हैं। पद्य को ही पद्यांश ऐसे भी कहा जाता है। उसके प्रकारों में पहला प्रकार है श्लोक, दूसरा है सही सुभाषितानि, तीसरा सूक्ति, चौथा उक्ति ही, पांचवा स्तोत्र और लास्ट वन है मंत्र। जननी तुल्य वत्सला इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, सारी जो बातें वीडियोज़ में इंस्ट्रक्शन की है वो सब फिनिश कर आपको इस लेसन का राइटिंग वर्क, लिखान काम लेखन पुस्तिकायाम यानी आपकी संस्कृत नोटबुक में करना है। तो सबसे पहले लिखोगे ये संस्कृत पद्य प्रकाराः। अब संस्कृत के पद्य प्रकार लिखने हैं। मैं यहाँ ओरली आपको इस प्रकारों की परिभाषा बता रही हूँ। आप आपकी नोटबुक में ये सारे प्रकार और इनकी परिभाषाएं आपको जो समझ में आया है उस भाषा में लिखोगे। पहला है श्लोक। श्लोक यह पद्य रूपेण क्रियते सह श्लोक। जो पद्य रूप में लिखे जाते हैं वो श्लोक होते हैं। सुभाषितानि शोभनानि भाषितानि इति सुभाषितानि। सूक्तिः सु उक्तिः। सु यानी शोभनम, उक्तिः वचनम। शोभनः वचनः इति सूक्तिः। उक्ति यानी किसी से कही गई बात, उक्ति ही। उक्ति ही केन कथितानि वचनानि इति उक्ति ही। किसी से कहे गए वचन। स्तोत्रः यस्मिन् देवतायाः स्तुतिः भवति। सः स्तोत्रः। यस्मिन् देवतायाः स्तुतिः भवति सः स्तोत्रः। जिसमें देवताओं की स्तुति होती है वो होता है स्तोत्र। लास्ट प्रकार पद्य का है मंत्र। मंत्र यानी क्या? मननात् त्रायते इति मंत्रः। मननात् त्रायते इति मंत्रः। आपकी योग्यता विस्तार में मंत्रः इसका विश्लेषण दिया है। शेमुशी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55 पर दिया है ये। मननात् त्रायते इति मंत्रः अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाए। सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्र अधिक अच किसी भी देवताओं को संबोधित वैदिक सूक्त या प्रार्थना पर वैदिक मंत्र। वेद का पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध
और उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो रुख है। यदि गद्य में और मंद स्वर में बोला जाए तो यजुस है। और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता है तो सामन है। प्रार्थना पर यजुस जो किसी देवताओं को उद्दिष्ट करके बोला गया है। ओम नमः शिवाय, ये शिवजी इस देवता को उद्दिष्ट कर किया है। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो मंत्र यानी मननात् त्रायते इति मंत्र। तो यह 6 प्रकार है हमारे संस्कृत पद्य के। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से लेखन पुस्तिका संस्कृत की टेक्सचुअल नोटबुक में सबसे पहले आप ये सब लिखोगे। तो अभी तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि हम लेसन कौन सा लेने जा रहे हैं। लेसन ले रहे हैं सुभाषितानि। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। मैंने अभी आपको बताया सुभाषितानि यानी शोभनम भाषितमिति सुभाषितम, शोभनानि भाषितानि इति सुभाषितानि। अब इस पाठ के सुभाषितों में क्या क्या दिया है वो देखते हैं प्रस्तावना में। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों का पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सार्वभौम सत्य यानी त्रिकालाबाधित, कहीं पर भी जाओ वो जो लाइन, वो जो बातें बोली है वो सत्य ही रहती है। मार्मिक ढंग से यानी इमोशनली प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। इमोशनली जो हमेशा के लिए सत्य है ऐसी बातों को प्रस्तुत किया जाता है वो सुभाषित होते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित किया गया है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। कौन सी बातों पर? परिश्रम का महत्व यानी हार्डवर्क। 10th स्टैंडर्ड में है हम। इस बात की हमारे इस साल के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किस बात की? परिश्रम का महत्व यानी हार्डवर्क की। क्रोध का दुष्प्रभाव, हार्डवर्क करते करते कभी कभी ऐसे होता है हम क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध करने से उसका दुष्परिणाम क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो इसमें बताया है। सभी वस्तुओं की उपादेयता, हर एक चीज़ लाइफ के लिए उपयुक्त होती है, यूज़फुल होती है वो बातें, और बुद्धि की विशेषता, बुद्धि का वैशिष्ट्य क्या है, इन सभी बातों पर इस 10 सुभाषितों में प्रकाश डाला गया है। देखते हैं इस पाठ का योग्यता विस्तार। इसमें तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास ये बताया, जो पाठ हमारा ऑलरेडी ग्रामर में हो चुका है, जिस पर आधारित मेरा वीडियो भी है। अगर तत्पुरुष समास अच्छी तरह से समझना है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, तो हमारा समास का व्याकरण का वीडियो आप देखोगे तो यह समझ में आएगा। यहाँ तत्पुरुष समास के लिए दिया है शरीरस्थः, शरीरे स्थितः, यानी कौन सा तत्पुरुष समास आएगा यहाँ पर? विभक्ति तत्पुरुष समास, उसमें भी सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। गृहस्थः, गृहे स्थितः, गृहस्थः, सेम समास। मनस्थः, मनसि स्थितः। तटस्थः, तटे स्थितः। कूपस्थः, कूपे स्थितः। वृक्षस्थः, वृक्षे स्थितः। विमानस्थः, विमाने स्थितः। दूसरा प्रकार दिया है यहाँ पर अव्ययभाव समास का, निर्गुणम, गुणानाम अभावः। निरये उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया है, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग विग्रह में होता है। निर्मक्षिकम, निर्जलम, निराहारः। सभी उदाहरणों में यहाँ पर अव्ययभाव समास में निर इस उपसर्ग का प्रयोग किया है, जिसके साथ विग्रह के समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अभाव इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ पर्यायवाची पदानि दिए हैं।
एक पद के 3 पर्यायवाची शब्द 3, 4 इस तरह से यहाँ पर दिए हैं। ध्यान देकर ये सब रीड करना है। और इस पाठ में दिए गए जो शब्दार्थ है, संस्कृत टू संस्कृत अर्थ आपको लेखन पुस्तिका में पद्य के प्रकारों के बाद लिखना है। यहाँ पर अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास आप नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि व्याकरण के भाग में हमने ये अच्छी तरह से समझकर इस पर वर्कशीट भी सॉल्व किए हैं। सिर्फ समझकर लेना है। पर्यायवाची शब्द आप शब्दार्थों के बाद लिखोगे। इसके बाद योग्यता विस्तार में पेज नंबर 55 पर जो बात आई है मंत्र वो मैंने अभी आपको बताई है। मननात् त्रायते इति मंत्र। तो इस पाठ के सुभाषितों में जो बातें बताई है वो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से देख ली है, समझने की कोशिश की है। तो आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझना है, और मैं हमेशा जिस तरह से बोलती हूँ उसी तरह से पाठ समझने के लिए सबसे पहले पाठ का वाचन, अच्छी तरह से वाचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पाठ के सुभाषितों का विश्लेषण स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले मैंने जो अभी आपको बताया है, प्रस्तावना अच्छी तरह से समझकर संस्कृत टू संस्कृत शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थों के पहले पद्यांशों के प्रकार, उनकी परिभाषा लिखोगे जो आपको समझ में आई है वो। शब्दार्थों के बाद आप योग्यता विस्तार में जो पर्यायवाची पद दिए हैं वो लिखोगे। और पाठ में जो 10 सुभाषित आए हैं वो 10 के 10 सुभाषित अच्छी तरह से उनका वाचन करोगे। श्लोकों के अन्वय, सुभाषितों के अन्वय श्रीमुषी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 51 पर दिए हैं। उनका प्रयोग कर कर आप इन सुभाषितों का वाचन करोगे, ताकि आपको यह सुभाषित अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और कल की तासिका में हम इन सुभाषितों का विश्लेषण, स्पष्टीकरण, अन्वय, अनुवाद के साथ देखेंगे। तब तक के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस के साथ यह पाठ का लेखन अच्छी तरह से करना है। तो फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट ने व्याकरण का सबमिशन नहीं किया है, तो वो करना ज़रूरी है, क्योंकि PA1 एग्ज़ाम अगर आपकी होती है तो इंटरनल के मार्क्स इस पर ही आधारित रहेंगे। तो जिन्होंने व्याकरण के पाठों का सबमिशन नहीं किया है, मेरे मेल पर वो कर दो। और उसके बाद जो हमारे टेक्सचुअल लेसन नंबर 6 अभी चल रहा है, तब तक का लेखन कार्य अच्छी तरह से कर कर मेरे मेल ID पर सेंड करना है। तो कल तक की तासिका के लिए धन्यवाद।